24 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 यानी कि जो आफ्टरनून शिफ्ट थी उसके 25 क्वेश्चंस आज हम लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं उससे पहले जो हमारा थीम श्लोक है इसको मन में दोहरा लेंगे। और इस श्लोक की पॉजिटिविटी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। फंडामेंटल राइट्स आर derived from Britain Constitution. Fundamental rights are mentioned in Constitution from Article 12 to 35 या Article 21 provides right to life। तो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये ब्रिटेन से नहीं, कहाँ से डिराइव्ड है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये डिराइव्ड है आपका USA से। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, बिल्कुल सही बात है। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी गोल होता है टू सीक टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसके लिए ये बनाए गए थे। और आपको पता है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट सैंक्रोसेंट। सैंक्रोसेंट का मतलब क्या है? परमानेंट नहीं है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नॉट एब्सोल्यूट या फिर सैंक्रोसेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि हम अमेंडमेंट के थ्रू उसमें चीज़ें ऐड और डिलीट कर सकते हैं। आपको पता है ओरिजिनली 7 थे, अब कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। तो एक को हमने डिलीट कर दिया। कौन सा डिलीट किया? तो हमने डिलीट किया राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए किस अमेंडमेंट से किया था। हमने किया था 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था। और हमने उस वहाँ से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा के हमने उसे लीगल राइट बना दिया। और लीगल राइट के अंतर्गत जो है ये आर्टिकल नंबर 300A में मौजूद है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है बेसिकली 6 राइट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और हमारे यहाँ जो आपने देखा था कि ये 12 से 35 तक है, तो एक्चुअली में 12 से स्टार्ट नहीं है। जो 12 आर्टिकल 12 है वो डेफिनेशन देता है स्टेट की। ठीक है, और जो 13 है उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। और ये कभी भी अमेंड नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 13 डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? ये बोलता है कि अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो वॉइड घोषित हो जाएगी। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 13। अब जो 14 से एक्चुअल हमारे आर्टिकल से याद फंडामेंटल राइट्स इस्तेमाल आते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये हैं राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, 19, 20, 21, 22 जो हैं ये हैं आपके राइट टू फ्रीडम। तेईस और जो 24 है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ शब्द यूज हुआ है अगेंस्ट। टू मत लिख देना भाई, क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही था, बताया था कि कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, तो उसमें राइट टू एक्सप्लॉयटेशन दे रखा था। लोगों को इतना मतलब कि रटा हुआ है कि उनको याद ही रहता है कि एक्सप्लॉयटेशन सब तो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि भाई राइट अगेंस्ट है। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो भाई आप उसके अगेंस्ट ही तो आपके राइट होंगे, टू थोड़ी होंगे। तो वो चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद 25, 26, 27 और 28 जो हैं वो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू
फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। 29-30 जो है वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है। और आर्टिकल 31 में आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हटा दिया गया था। अभी मैंने आपको बताया 44th अमेंडमेंट से हटाया। ठीक है। तो अब तो ये नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और 32 में है एक ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वॉलेशन होता है, तो उसके तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं एंड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट्स। ठीक है। तो ये है आपका, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम आर कोलेट्रल फ्री लोन्स, कोलेट्रल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन MLI इन इंडिया। ठीक है। अप टू 10 लाख जो है एक्सटेंड कर दिया गया कोलेट्रल फ्री लोन जो है, किस स्कीम के तहत? नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, या प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कौन सी स्कीम है? ये है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? जो कि स्टार्ट हुई थी 2015 में। और पता होना चाहिए कि ये सिडबी कंट्रोल करता है और 100% जो है सिडबी पे डिपेंड करती है। अब क्या है एक्चुअल में, ये मुद्रा जो है लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट। ठीक है। एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो बेसिकली ये कोलेट्रल फ्री लोन देती है, बिल्कुल सही बात है, इस योजना के तहत। और इस योजना के तहत इनिशियली 3 प्रकार के लोन थे, अब जो है एक बढ़ गया है तो 4 हो गए हैं। वो 4 कौन कौन से ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है आपका, जिसका नाम था शिशु, किशोर और तरुण। ये 3 शुरू में थे, उसके बाद ऐड कर दिया गया, अब आ गया है तरुण प्लस। तरुण प्लस शिशु के अंतर्गत जो है अप टू 50,000 जो है आप लोन ले सकते हैं, 50K। किशोर के अंदर 50K से 1 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ सॉरी, और 5 लाख से 10 लाख जो है तरुण। और अब ये जो अमाउंट है ये बढ़ा के 20 लाख कर दिया। तो अगर 10 लाख से 20 लाख के बीच में लोन लेना है तो वो आएगा तरुण प्लस के अंडर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में, ये याद रखना है। और इसमें जो ये लोन है ये कौन प्रोवाइड करते हैं? तो ये मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिसको MLI बोलते हैं, वो होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मुद्रा योजना की बात करें तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और किसके लिए है? तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। ओके। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अबव 18 ईयर्स विथ बिजनेस प्लान टू शो होना चाहिए, नेचर ऑफ इंडस्ट्री नॉन फार्मिंग होनी चाहिए, दैट नीड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10 लाख। अब तो 20 लाख हो गया है एक्चुअली, ये अमाउंट 10 लाख बढ़ गया है। ठीक है। और अदर रेगुलेशन सेम एस RBI गाइडलाइंस एंड PMMY रूल जो है, ये तो आपको पता ही है। ये 3 तरह के लोन थे जो यहाँ पे मेंशन है, ये देखो मैंने लिखा, शिशु, किशोर और तरुण। अब जो चौथा है वो तरुण प्लस भी आ गया है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू फंड दी अनफंडेड बाय गिविंग इंस्टीट्यूशनलाइज कोलेट्रल फ्री लोन्स। मेन चीज़ ये है, कोई कोलेट्रल फ्री है, कोई भी चीज़ आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑब्जर्व इन आसाम। आसाम का फेस्टिवल है, इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाइट्स। वैष्णवाइट्स का मतलब क्या है? जो लॉर्ड विष्णु में यकीन करते हैं। ठीक है। तो कौन सा फेस्टिवल है? बिहू, डोल जात्रा, अम्बुबाची मेला या रोंगकेर? तो देखो, रोंगकेर तो आपको पता है कर्बी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, और ये एक तरह से वेल विशिंग
फेस्टिवल है, मतलब कि हाँ जो हम घर परिवार है हेल्थी वगैरह रहे उस तरह का फेस्टिवल है। अम्बुबाची मेला की अगर हम बात करें तो ये कामाख्या मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है और बेसिकली ये कामाख्या माता के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, 3 तरह के बिहू होते हैं आपको पता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉल जात्रा। तो आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते थे वेरी वेरी इजीली। ठीक है, और अगर हम थोड़े से और बात करें फेस्टिवल्स की, असम के फेस्टिवल की थोड़ी सी और बात करें तो कुछ नाम तो आपने देख लिए, कुछ और मैं बता देता हूँ जो आपको याद करने हैं। जैसे बाइको यहीं का फेस्टिवल है, दहिंग पटकाई यहीं का है। ठीक है, अलियेलिगांग, अम्बुबाची तो आपने देख ही लिया, मजूली भी यहीं का है, मजूली आइलैंड भी यहीं पे है। ठीक है, और बैशागु, बैशागु ये भी यहीं का है, और मैदम मैफी, ये जो फेस्टिवल हैं ये असम के हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, असम के फेस्टिवल हमने देख लिए, तो असम के एक बार हम फोक डांस भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जस्ट, मैंने वैसे ही बहुत बार करवा रखा है लेकिन फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बन जाए फोक डांसेस। तो भोरताल एक हो गया, भोरताल, बुगुरुम्बा, बगुरुम्बा। ठीक है, झूमुर, झुमेर अलग है, ये झूमुर है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिहू तो आपने देख लिया, देवधानी, देवधानी। ठीक है, ये कुछ 3-4 आप याद कर लेंगे। और बुगुरुम्बा के बारे में एक चीज़ बतानी चाहिए, बी से बुगुरुम्बा, बी से बोडो ट्राइब। बोडो ट्राइब जो है ये बोडो कबीला जो है वो उसको सेलिब्रेट करता है, परफॉर्म करता है, ये पता होना चाहिए। एक फोक डांस, फोक म्यूजिक, सॉरी फोक डांस बोल रहा हूँ मैं, फोक म्यूजिक भी है आसाम का जो आपको पता होना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है। फोक म्यूजिक, हाँ, लोकल म्यूजिक है जिसका नाम है जिक्र। क्या है? जिक्र। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कहाँ का है, ये एसोसिएटेड है आसाम से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मंथ्स इज कोल्डेस्ट इन नॉर्थ इंडिया? कोल्डेस्ट इन नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो फरवरी मार्च, सितंबर अक्टूबर, दिसंबर जनवरी, या अक्टूबर नवंबर। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ठंड जो है नॉर्थ इंडिया में किस महीने में पड़ती है, तो ये पड़ती है आपके दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, ये तो होगी ग्रुप ऑफ मंथ की बात। मैं आपको थोड़ा सा एक बार ना हिंदी में बता देता हूँ कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया गया था एक बार। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो दिवाली है वो कौन से मंथ में मनाई जाती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। तो दिवाली आपके कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, जिसको आप बोलते हैं अक्टूबर या नवंबर का महीना। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए मार्च अप्रैल जो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो मार्च अप्रैल से शुरू होता है, क्योंकि इस टाइम पे हम रामनवमी जो है सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में बैसाखी, मतलब कि यानी कि स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर जो है वो मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है। और मार्च अप्रैल को बोलते हैं चैत्र, फिर अप्रैल मई को बोलते हैं बैसाख, मई जून को बोलते हैं जेठ, जून जुलाई को बोलते हैं आषाढ़ यानी कि रेनी सीजन, जुलाई अगस्त को बोलते हैं श्रावण, श्रावण में ही आपका रक्षाबंधन त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर से अगस्त सितंबर को बोलते हैं भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर को बोलते हैं अश्विन, अक्टूबर नवंबर को बोलते हैं कार्तिक, इसी दिन दिवाली दशहरा जो है ये इसी टाइम पे, दिवाली दशहरा या छठ, ये 3 त्यौहार जो है, छठ, ये कार्तिक के महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नवंबर दिसंबर को बोलते हैं अगहन, दिसंबर जनवरी को बोलते हैं पौष, जनवरी फरवरी को बोलते हैं माघ, और फरवरी मार्च को बोलते हैं फागुन, ये आपको पता होना चाहिए। और आप बोलेंगे कि सर मंथ तो 30 दिन का होता है, लेकिन हमने 2 मंथ क्यों कैलकुलेट किए हैं? एक्चुअली क्या होता है, जो हिंदू कैलेंडर के मंथ हैं वो पूर्णिमा से अमावस, फुल मून से न्यू मून तक सेलिब्रेट किए जाते हैं, पूर्णिमा से अमावस। तो इन दोनों के बीच में जो है 15 दिन का साइकिल होता है, यहाँ से 15 दिन, यहाँ से 15 दिन, तो ये इस तरह से। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख को ही, 1 मार्च को ही पूर्णिमा हो, 2 मार्च को ही पूर्णिमा हो, पर जो हिंदू कैलेंडर है वो पूर्णिमा आप फर्स्ट डे मान लो, और वापस जो पूर्णिमा आएगा तो उसको 30th डे मान लो, इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे रिलेटेड टू हिंदी कैलेंडर। ठीक है, और क्या था, हाँ, कौन सा कैलेंडर चल रहा है इस समय ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था उसका, तोमर
तोमर परिवार के, तोमर डायनेस्टी के एक राजा थे, उनके नाम पे कैलेंडर चल रहा है। उसको कुछ बोलते हैं, डैश संवत करके है कैलेंडर का नाम, जो अभी भी चल रहा है, जिसको हम फॉलो करते हैं, हिंदू कैलेंडर। ठीक है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे आते हैं। सम ऑफ द ताल इन्वेंटेड बाय डैश इंक्लूड त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, एक्चुअली में जो जो म्यूजिक है उसको ताल की फॉर्म में बांटा गया। ठीक है, और कुछ ताल जो है वो बनाई गई त्रिमुखी, मतलब कि जिसमें 3 बीट हो, 3 बीट हो, उसको त्रिमुखी बोलते हैं। जिसमें 5 बीट हो पंचमुखी, सप्तमुखी यानी कि 7 बीट्स, नवमुखी यानी कि 9 बीट्स। तो जो ताल हैं उनको भी फर्दर जो है कैटेगराइज किया गया। तो ये किसने किया था? इनकी फोटो मैंने लगा रखी है। एम बाल मुरली कृष्ण, हरिप्रसाद चौरसिया, यशराज या भीमसेन जोशी। तो ये कौन है? ये हैं आपके एम बाल मुरली कृष्ण। ठीक है, इनकी डेथ आई थिंक हो चुकी है शायद। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये फ्लूट बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, भीमसेन जोशी जो हैं वो वोकलिस्ट हैं, और यशराज तो आई थिंक फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है। और हरीश प्रसाद चौरसिया के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको पद्म भूषण भी मिल रखा है और पद्म विभूषण भी मिल रखा है। पद्म भूषण मिला है इनको 1992 में, और विभूषण मिला है 2000 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और, एक और पर्सन है, जैसे इन्होंने ताल में डिस्ट्रीब्यूट किए, कैटेगराइज कर रखा है, वैसे ही एक और पर्सन है जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को क्लासिकल म्यूजिक को थॉट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एक्चुअल में मेरे ख्याल से 32 या 34 ऐसे कुछ थॉट्स इन्होंने बनाए थे, लेकिन इन्होंने फर्दर जो है उनमें से जो छांट के 10 प्रमुख थॉट्स में क्लासीफाई किया क्लासिकल म्यूजिक को। तो वो कौन थे? तो उनका नाम आप याद रखेंगे, ये थे जिन्होंने थॉट सिस्टम बनाया, विष्णु नारायण भटखंडे। नारायण, और कितने थॉट्स में? तो 10 थॉट्स सिस्टम में, ये आप भी याद रखेंगे। ठीक है, ये नाम और क्या इनकी कंट्रीब्यूशन रही है वो भी। ठीक है, चलते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टिंग बाय भीमराव अंबेडकर? तो बी आर अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है वो कब शुरू किया था, ये आप बता देंगे। 1935, 1918, 1927 या 1922? तो देखो, हिस्ट्री में एक्चुअली 2 साल हैं। ठीक है, मतलब कि देखो, एक्चुअली में जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है ये किससे लेना देना है? इसका है कालाराम टेम्पल, जो नासिक में। अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये 1930s की बात है। ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है 1927 से ये काम कर रहे थे। तो 1927, अगर 1930 नहीं है तो 1927 आप मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, 1927 में भी मतलब कि मूवमेंट जो है ये कर रहे थे। 1927 में 2 मूवमेंट और हैं। 2 मूवमेंट क्या है? एक तो आपको महत सत्याग्रह है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो भीमराव अंबेडकर जी ने लीड किया था। ये किस लिए था आपको पता है? जो पब्लिक टैंक होते हैं उसमें पानी पीने के लिए रोक वगैरह थी, जो भी था, है ना, मतलब वर्ग वगैरह के लिए सिस्टम वगैरह था, वो सिस्टम, उसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। और 1927 में इन्होंने समता सैनिक दल भी बनाया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, समता सैनिक दल जो है भीमराव अंबेडकर ने 1927 में ही बनाया था। कुछ और चीज़ें भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको याद होनी चाहिए। चलो मैं उसको आगे बताता हूँ। ये मैंने फोटो लगा रखी है ऑलरेडी, ये हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। देखो, ये इकलौते पर्सन थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो लंदन में हुई थी। आपको पता है जो INC है, इंटरनेशनल कांग्रेस है, और जो महात्मा गांधी है, उन्होंने सिर्फ एक ही गोल मिलन सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज द सेकंड वन। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने कुछ
ग्रुप्स का गठन किया, जैसे कि 1936 में इन्होंने बनाई इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, जो हम ऑलरेडी पिछले में ये क्वेश्चन देख चुके हैं। 1924 में इन्होंने बनाई बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। और 1942 में इन्होंने बनाया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ वीकलीज थी, जैसे मूक नायक थी, बहिष्कृत भारत करके भी इनकी निकलती थी, जनरल बहिष्कृत भारत। और इनकी कुछ बुक्स भी हैं, जैसे कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर द वीज़ा, और इनकी आखिरी बुक थी बुद्धा यानी धम्मा, ये आपको पता होनी चाहिए, कुछ बुक्स इनके। ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये आपको पता होना चाहिए, 7 मेंबर की कमेटी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड था उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये जो है रिजर्वेशन मांग रहे थे, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डांसर वॉज द फर्स्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू बी कन्फर्ड दी पद्म विभूषण अवार्ड? तो कौन से थे उड़ीसा से पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और उनकी मैंने फोटो लगा रखी है, अगर आप जानते हो तो गुरु बिपिन सिंह जो है वो भी उड़ीसा से संबंधित है। इनको एक राजा ने हंजाबा का टाइटल दिया था, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, देखो पंडित बिरजू महाराज जो हैं यूपी से हैं, ये उड़ीसा से संबंधित नहीं है। उदय शंकर भी यूपी से ही हैं, ये पंडित रविशंकर के भाई हैं, और इन्होंने एक मिक्स डांस फॉर्म का निर्माण किया था जिसको हम हाई डांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको बताना चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके केलुचरण मोहपात्रा, ये हैं, इनकी फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है। और यही थे जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2000 में मिला था। ठीक है, और अगर हम उड़ीसी की बात करें तो मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। ठीक, तो कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं ये पता होना चाहिए। उड़ीसी क्लासिकल डांस आपको पता होना चाहिए। इसके फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ उड़ीसी किसको बोलते हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ उड़ीसी बोलते हैं पंकज चरण दास को, पंकज चरण दास। और इनका नाम हम बहुत कम सुनते हैं, इसलिए आप मतलब कि देखो गुरु बिपिन सिंह और केलुचरण मोहपात्रा का नाम हम बार बार सुनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कहीं यही तो नहीं है फादर ऑफ उड़ीसी। तो ऐसा नहीं है भाई, पंकज चरण दास जो हैं वही हैं फादर ऑफ उड़ीसी, ये आपको याद रखना है। कंपोनेंट की बात करें तो आपको याद करने हैं शगुन भूटानी, है ना, गंगाधर प्रधान, गंगाधर प्रधान, माधवी मुडगल, संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही, सुधाकर साहू, हमने याद किया था पूरा ट्रिक से, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, सुतापा तालुकदार और रंजना गौहर, रंजना गौहर, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये कुछ नाम हैं जो उड़ीसा से संबंधित हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को और किस तरह से हम याद करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संकल्प गुप्ता इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो संकल्प गुप्ता जो है वो किससे एसोसिएटेड हैं, ये आपको पता होने चाहिए। किससे हैं? चेस से, रेसलिंग से, बैडमिंटन से या बॉक्सिंग से? तो ये हैं एसोसिएटेड आपके चेस से। ठीक है, और इनके बारे में एक चीज़ और पता चाहिए कि ये भारत के 71st ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं। किसके? भारत के। ओके,
और अगर हम रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग से आपको दो नाम पता कुछ नाम पता होनी चाहिए, इसके बजरंग पुनिया हो गए, रवि कुमार दहिया हो गए, ये किससे हैं? रेसलिंग से हैं। बैडमिंटन से पीवी सिंधु हो गए, कृषिकांत हो गए, बॉक्सिंग से विजेंद्र शर्मा हो गए। तो ये कुछ नाम जो हैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पता होने ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हैं आपके संकल्प गुप्ता, ठीक है, ये फोटो देख लीजिए, याद रख लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि चेस में जो है 8x8 का बॉक्स होता है, ठीक है, 16 वाइट होते हैं, 16 ब्लैक होते हैं। इस 16 में से जो 8 प्यादे होते हैं, 8 यहाँ पे प्यादे होते हैं, और बाकी 8 जो हैं वो ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर में 2 घोड़े हो गए, 2 हाथी हो गए, 2 वज़ीर हो गए, 1 राजा हो गया, 1 रानी होगी। तो ये 8 होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और कौन कैसे मूव करता है ये मैं ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू समझा चुका हूँ पिछली वाली क्लासेस में। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है पिछले वाले सेशंस मेरे देख सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार। तो 1912 का जो आईएनसी का सेशन था वो बिहार में हुआ था, ये तो क्लियर हो गया। कहाँ पे हुआ था? सासाराम में हुआ था, गया में हुआ था, बंकीपुर में हुआ था, मधुबनी में हुआ था। तो ये बंकीपुर में हुआ था, ये आपको याद रखना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1912 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आपका 1911, इससे पहले जो हुआ था। कहाँ हुआ था? कैलकाटा में हुआ था ये चीज़। और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको याद होगा 1911 में 3rd दिल्ली दरबार जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। किंग चार्ल्स दी थर्ड आए थे आई थिंक, है ना। और क्या 1905 में जो इंडिया बांग्लादेश पार्टीशन की बात की गई थी उसको एन्यूल कर दिया था 1911 वाले ने, ठीक है। और प्लस पहली बार जन गण मन जो है हमारा नेशनल एंथम जो है वो यहीं गाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए 1911 वाले सेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1911 गया है, 1912 का ये। और 1913 की अगर हम बात करें तो 1913 से भी आपको कुछ चीज़ें तुरंत याद आनी चाहिए, जैसे कि गदर पार्टी 1913 में बनी थी। कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। किसने बनाई थी? लाला हरदयाल, शोकन सिंह भागना, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ठीक है। और गदर पार्टी जो है किससे एसोसिएटेड है? 1914 में 2 कांड हुए थे। एक तो आपको पता ही होगा, जैसे कोमगाटा मारू इंसिडेंट, ये तो आपको पता होगा, ये तो मैं आई अज्यूम आपको पता ही होगा, कोमगाटा मारू इंसिडेंट। पर गदर पार्टी सिर्फ एक इंसिडेंट में नहीं, एक और इंसिडेंट में इनका नाम आता है, और वो भी 1914 में ही हुआ था। क्या है वो? है मंडी कॉन्स्पिरेसी, जो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है। इसमें भी गदर पार्टी का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखने हैं दोनों इवेंट जो गदर पार्टी से रिलेटेड हैं। आगे आते हैं। हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वॉज अवॉर्डेड विथ डैश अवार्ड इन 2016। तो 2016 में तुलसीदास बोरकर, जो कि ये फोटो लगी हुई है आप देख सकते हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, ये हारमोनियम होता है। और इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनके बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद नहीं करने। आगे आते हैं। विच ओशन इज एनसर्कलिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो सिंपल सी बात है, एंटार्क्टिका और नॉर्थ में भी जा रही है, तो कौन सी है? देखो, अटलांटिक जो है वो एक ही साइड है, इंडियन ओशन जो है वो भी एक ही साइड है, पैसिफिक जो है वो भी एक साइड है, सिर्फ सदर्न ओशन जो है वही जो है एक्सटेंड होती है नॉर्थ में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं ओशन की बात करूं तो ये आपकी ओशंस है, आर्कटिक ओशन यहाँ पे है, सदर्न ओशन यहाँ पे है, अटलांटिक ओशन आप देख रहे हैं, ठीक है। और सदर्न ओशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है नॉर्थ में भी एक्सटेंड कर रही है साउथ लैटिट्यूड में, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, इंडियन ओशन यहाँ पे, पैसिफिक ओशन ये है, ये 2 जगह नहीं है, मतलब एक ग्लोब सर्कल है ना। और अगर हम इसको याद करें फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हम याद करते हैं पैसा से, PAISA। सबसे बड़ी है आपकी पैसिफिक, फिर है अटलांटिक। अटलांटिक ओशन को ही याद रखना, ये एस शेप्ड ओशन है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से है, तो ये एस शेप्ड है, कौन सी? अटलांटिक।
और यहीं पे जो है आपके यहीं पे जो है एक ब्राउन तरह की एल्गे दिखता है जिसको हम बोलते हैं सरगैसो ग्रास, और सरगैसो सी भी यहीं पे, और सबसे बिजिएस्ट ओशन भी यही है, बिजिएस्ट, ये आपको बताना चाहिए। आई सी इंडियन ओशन, ये जो है पता मुझे टूवर्ड्स साउथ ऑफ इंडिया के है, ठीक है। एस से सदर्न ओशन, और सबसे छोटी जो है वो है आर्कटिक ओशन, ये वाली सबसे छोटी है। तो ये अगर आपको ऑर्डर में याद करना है तो आप पैसा इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल मेंशन दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो कैग जो है किस में मेंशन है, आर्टिकल 154, 156, 148 या 136। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो 136 में क्या है, 136 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन दे रखा है ना। और बेसिकली ये जो है 136 आपको पता होना चाहिए, ये डील करता है स्पेशल लीव पिटिशन से। अभी क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आप बस याद कर लो, SLP जिसे हम बोलते हैं, किसके, सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन के अंदर। 154 की बात करें तो ये गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है, ठीक है। और 156 जो है वो गवर्नर का टेन्योर बताता है। एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज 148, जो कि बात करता है कैग की, ठीक है। और कैग के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये कहाँ से कहाँ तक है, 148 से है 151 तक। अब क्या क्या है मैं बता देता हूँ, 148, 149, 150 और 151, ठीक है। पहली बात, कैग जो है ये सिंगल मेंबर बॉडी होता है, एक ही मेंबर होता है इसमें। और कैग को हम हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। साथ में इसे हम गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखना है, पब्लिक पर्स। पहले कौन थे ये आप मुझे बताएंगे, पहले कैग कौन थे, ठीक है। और पूछ लेता हूँ, जैसे कि इनके कैग की टर्म कितनी होती है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कैसे हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट होता है कि नहीं होता, और होता है तो कौन करता है, ठीक है। और सैलरी, ये कुछ चीज़ आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले थे हमारे कौन थे, वी नरहरि राव, सबसे पहले वाले कैग, ठीक है। अब थोड़े आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो 148 जो है पता है पहला आर्टिकल तो डेफिनेशन बोलेगा कैग की, ठीक है। 149 बोलता है ड्यूटीज क्या है कैग की। 50 बोलता है कि ये एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को, पर बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। 51 बोलता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट ये बनाएगा उसको रिपोर्ट करनी है, इसको देना है किसको, प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल नंबर 151 बोलता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये 4 आर्टिकल है, ये चारों के चारों आपको पता होनी चाहिए। टर्म की बात करें तो टर्म इसकी 6 साल या 65 एज होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अभी भी प्रेसिडेंट ही करेगा। रिमूवल इसका उसी तरह होता है जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर। रीअपॉइंटमेंट, इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो कैग के बारे में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी पता होनी चाहिए ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ कब हुई थी, मई 2022 में हुई थी। क्या वो सतीश शिवलिंगम है, मीराबाई चानू है, संतोषी मात्स्य होंगे, या हर्षद शरण गरुण होंगे। ये देखो हर्षद शरण गरुण आपको लग रहा है लड़का नाम है, ये लड़की है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो जो देखो मीराबाई चानू, बहुत से लोग जो है मीराबाई चानू से के नाम से जानते होंगे, तो आपको लगेगा कि मीराबाई चानू ही है, तो आंसर इज नो। ये एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है। इनको वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल नहीं मिला है, ये भी आपको याद रखना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे फोर्थ ऑप्शन हर्षद शरण गरुण। ठीक है, मैंने फोटो लगा रखी है, ये है उनकी फोटो। ठीक है, हर्षदा या आई डोंट नो मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, शरण गरुण। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग से एक कप भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कप जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से स्पोर्ट्स का है, तो उसका नाम है बुर्दवान कप। ये याद रख लो कि बुर्दवान कप जो है वो आपका वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉस। तो जो बाबर था, मुगल डायनेस्टी जिसने स्टार्ट करी थी, उसका असली नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद, इरफानुद्दीन मोहम्मद, जैनुद्दीन मोहम्मद या रुकनुद्दीन मोहम्मद? तो मैंने आपको बताया है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ओके, बाबर के बारे में कुछ चीज़ आपको बतानी चाहिए, जैसे कि देखो, ये जो था, ये 12 साल की उम्र में ही इसको फरगना के थ्रोन पे बैठा दिया गया था। पहली चीज़, रूलर बन गया था 12 साल की उम्र में ही। दूसरी चीज़ ये कि ये इंडिया आया नहीं था, इसको लाया गया था। इसको लाने वाला था दौलत खान लोधी, जो चाह रहा था कि इसका जो भाई है इब्राहिम लोधी, उसको ये हरा दे और मैं राजा बन जाऊं। लेकिन एक्चुअल में होता है उल्टा। बात सच है कि ये इसके भाई को हरा देता है। तो 1526 में पहला पानीपत वॉर होता है, पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को हरा देता है। ठीक है, दौलत खान लोधी खुश, लेकिन फिर ये बाद में दौलत खान लोधी और राणा सांगा सबको पेलता है। तो मतलब क्या है, दौलत खान लोधी जो है, देखो मोस्ट ऑफ दी हिस्ट्री में दिक्कत क्या रही है कि परिवार के लोगों ने ही बाहर के बंदों को बुलाया है, और वो बाहर के बंदों ने परिवार वालों को हराया है, और फिर जिसने बुलाया उसको भी पेल दिया है। ठीक है, तो राजा तो बन वैसे भी नहीं पाया, लेकिन समझ लो ना, गलती से सीखे नहीं हैं हम। और 1527 की हम बात करें, देखो 4 जंग होती हैं लगातार, 26, 27, 28 और 29। ये चारों जो हैं बाबर एकदम बढ़िया तरीके से जीतता है। 27 में होती है खानवा की लड़ाई, बैटल ऑफ खानवा। 28 में होती है बैटल ऑफ चंदेरी, और 29 में होती है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराता है। खानवा की लड़ाई में राजा राणा सांगा को हराता है, ये जो है महाराणा प्रताप के दादाजी हैं। चंदेरी में मैदिनी राय को हराता है, और घाघरा की जंग में अफगान्स को हराता है बाबर हमारा। अब बोलेंगे कि ऐसे कैसे हराता है, तो भैया ऐसे ऐसे हराता है कि इसके पास थी निंजा टेक्निक। उस निंजा टेक्निक का नाम है गोला बारूद। बाबर पहला इंसान था जो कि आर्टिलरी, समझते हैं, तीरंदाजी और गन पाउडर, इन सब का कॉन्सेप्ट लेके आया था। गोले तोप का कॉन्सेप्ट यही लेके आया था, वरना इंडिया में जो किंग्स थे उनको पता नहीं था। तो भैया जब बंदूक के आगे तुम्हें पता है तीरंदाजी कहाँ चलने वाली है, तो सबको इसलिए ऐसा पेला। सेकेंड चीज़, चार बाग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही लेके आया था। अब चार बाग का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है भैया? कहीं यूज़ नहीं होता। दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली के आर्किटेक्चर आपने देखे होंगे, तो क्या है, ऐसे रोड जा रहा है, ऐसे रोड जा रहा है, एक गार्डन यहाँ है, एक गार्डन यहाँ है, एक गार्डन यहाँ है, एक गार्डन यहाँ है। तो मतलब 2 रोडों के क्रॉस सेक्शन में गार्डन्स हैं 4। तो 4 भाग कॉन्सेप्ट यही है। एक और है तुगलकाबाद फॉर्मेशन। तुगलकाबाद फॉर्मेशन, ये भी बाबर ही लेके आया था। अब ये क्या है, मान लो ये बाबर की सेना है, और यहाँ से जो है इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है। तो बाबर क्या करेगा, अपनी टुकड़ी को यहाँ इस तरफ से भेजेगा, आधी टुकड़ी इस तरफ से भेजेगा। जब ये सेना यहाँ सेंटर में पहुँच जाएगी तो ये टुकड़ी यहाँ से क्लोज हो जाएगी, तो ये क्या है, घेर लेगी, बीच में इसकी सेना है। अब भैया यहाँ से भी हमला, 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 तो कहाँ बचने वाली है? तो यही है आपकी तुगलकाबाद फॉर्मेशन। कौन लेके आया था? बाबर लेके आया था पहली बार। ठीक है, नाम भी इसने दिया था।
ओके। और इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मसनवी, और इसने खुद की बायोग्राफी भी लिखी है पर्शियन में जिसका नाम है तुजुकी बाबरी। इसको कन्वर्ट किया है ना, इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है और उसमें भी कन्वर्ट किया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका तो बताऊँगा नहीं। और बस 1530 में मर जाते हैं बाबर जी। और ये मरते तो आगरा में है, डायड तो आगरा में होते हैं, लेकिन ये बरीड, इनकी जो कब्र है वो काबुल में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो ये है हमारे बाबर द ग्रेट, इनके बारे में इतनी सारी चीज़ आपको पता होनी ऑलरेडी चाहिए। ओके, आगे आते हैं। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इज कैरिड बाय रोड्स इन इंडिया। तो रोड्स जो हैं भारत के, वो कितना ट्रैफिक जो है झेल रहे हैं, कितना प्रतिशत ट्रैफिक जो है भारत का झेल रहे हैं। तो ये हैं 87%, लगभग 90% ट्रैफिक जो है वो रोड से ही ट्रैवल करता है। अब समझ जाओ ट्रेन और एयरप्लेन से कितने करते होंगे। सेकंड चीज़, मैक्सिमम रोड कहाँ पे है, मैक्सिमम रोड की कैपेसिटी किस स्टेट में है, ये पता होना चाहिए। तो किस में है, ये है आपके केरला में। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट था, अगर भारत का नक्शा बनाऊँ तो इस तरह से, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रेंटल, जो भारत के 4 इंडस्ट्रियल सिटीज़ को जोड़ता है। उसकी लेंथ आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हम सिटीज़ तो ऑलरेडी देख चुके हैं। लेंथ आप मुझे बता दीजिए। उसकी लेंथ है 5846 किलोमीटर। 4 मेट्रो सिटीज़ को ये जोड़ता है। ठीक है, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा आपको खुद भी सर्च करना पड़ेगा। आगे आते हैं। रुद्रांश पाटिल इज एसोसिएटेड विथ, तो रुद्रांश पाटिल का आपने नाम कहाँ सुना है, किससे, किस स्पोर्ट से, बैडमिंटन, शूटिंग, चेस या रेसलिंग। तो ये जो है ये शूटर हैं, ये शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। शूटिंग से आपको कुछ और नाम पता होना चाहिए, जैसे मानू भाकर, ये पहली ओलंपिक वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल भारत को दिलवाए हैं। अभिनव बिंद्रा जो भारत का लिए पहली बार गोल्ड लेके आए थे ओलंपिक्स में। ठीक है, सरबजोत सिंह जो मिक्स इवेंट हुआ था मानू भाकर ने जिसमें ओलंपिक मेडल दिलवाया था, उसमें इनके पार्टनर रहे थे सरबजोत सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और है राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू शूटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं। ये आपके क्या है, रुद्रांश पाटिल है, आरपी। ठीक है, याद रखना है ये शूटिंग से एसोसिएटेड है, जिसे आप फोटो में देख रखे हैं। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स द फैमिली ऑफ टर्टल। तो टर्टल जो है वो किस में आएगी, है कॉन्ड्रीसाइट्स में आएगी, रेप्टिलिया में आएगी, एम्फीबिया में आएगी, या एवियस। एवियस यानी पक्षी यानी कि बर्ड्स, किस में आएगी। तो आपको पता है टर्टल क्या है, टर्टल एक तरह के रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ब्लडेड डबल डी आएगा ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके 3 हार्ट्स के चैम्बर होते हैं और ये अंडे देते हैं, ले एग्स। एग्जाम्पल के तौर पे स्नेक हो गया, ये सब हो गया। इसमें रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है जो है क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन की अगर बात करें तो एम्फीबियन जो ग्रुप है ये वो है जो कि पानी और लैंड दोनों में रह सकता है। इसके 3 हार्ट के चैम्बर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर हो गया, है ना, ये सब क्या है, एम्फीबियन के एग्जाम्पल है। एविस की बात करें यानी कि पक्षी, पक्षी के 4 हार्ट के चैम्बर होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और आप बात करेंगे ये कॉन्ड्रीसाइट्स की, तो ये बेसिकली जो फिशेस होती हैं, जो फिशेस होती हैं, उसी का एक सब ग्रुप है। इसमें जो खतरनाक मछली नहीं होती, जैसे शार्क हो गया, वो आती हैं। एक तरह से सब ग्रुप है, आप समझ लो, रेस जो है मछली जो है, ये सब क्या है, ये इसी में आती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और बच रहा है, एक और बच रहा है, क्या नाम है उसका, मैमलिया, सॉरी, मैमेलिया किंगडम जो है सब ग्रुप है, ये बचा हुआ है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ह्यूमंस जो है इसी का एग्जांपल है। एनिमल्स जो है इसी में आते हैं। 4 हार्ट्स के चैम्बर होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये बर्थ देते हैं। ठीक है, इसके एक्सेप्शन है
दो एक्सेप्शन है, एक प्लेटिपस और एक एचिडना, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये अंडे देते हैं, ये एग लेइंग है। बाकी सब मैमल्स जो हैं वो बर्थ देते हैं, सिर्फ ये दोनों जो हैं वो एग लेइंग है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए मैमल्स के बारे में। बाकी आई थिंक सब ग्रुप्स जो एनिमलिया किंगडम के जो सब ग्रुप्स हैं ये कोर डेटा के अंदर आते हैं, इनके बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ओके, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट इंडियन मैन माइग्रेट। तो 2021 की जनगणना के हिसाब से कौन सा ऐसा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जो है भारत के जो आदमी हैं उनको माइग्रेट अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है? क्या वो एजुकेशन है, क्या वो शादी है, क्या वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो बिजनेस है? तो सिंपल सा था, ये आप नहीं पता था तो बे कर लेते। काम और एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो यहाँ से एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा, माइग्रेशन की अगर बात करें तो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेंट्स जाते हैं और किस स्टेट में से सबसे ज़्यादा निकलते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो जाते हैं वो जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र जो है माइग्रेशन का सबसे ज़्यादा बड़ा सेंटर है। माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा मतलब माइग्रेंट्स जो हैं वो महाराष्ट्र भागते हैं जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए। कहाँ से जाते हैं? आपको पता होना चाहिए, यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव इनेक्टेड द कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021? कैटल प्रिजर्वेशन संरक्षण एक्ट जो है 2021 का किस स्टेट ने लागू किया था? टू रेगुलेट स्लॉटर एंड transport of cattle and proposed an amendment in December 2021 to allow inter-district transportation of cattle for agriculture and animal husbandry except in districts sharing international borders। तो कौन सा है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो देखो, कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो ना त्रिपुरा कभी लेके आई है, ना सिक्किम लेके आई है, ना अरुणाचल लेके आई है। तो एक ही स्टेट बची है, दैट इज असम ही है वो स्टेट जो कि कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 लेके आया था। अब ये क्या था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 का है। ठीक है, पॉइंट्स पढ़िए। अप्लाइज टू बुल्स, बुलक्स, काउस, हीफर, काल्व्स, मेल एंड फीमेल बफेलोस एंड बफेलो काल्व्स। फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मस्ट। ठीक है, स्लॉटर सर्टिफिकेट जो है वो तो होना ही चाहिए। आ काउ कैन नॉट बी स्लॉटर्ड रिगार्डलेस ऑफ एज। काउ जो है वो स्लॉटर नहीं हो सकती चाहे उसकी कितनी भी एज हो। परमिट नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वाया स्टेट फ्रॉम और फ्रॉम असम टू वेरियस स्टेट वेयर स्लॉटर ऑफ कैटल इज नॉट रेगुलेटेड। नो पर्सन कैन directly or indirectly sell or buy beef other than in permitted places by authorities. No sale of beef in areas predominantly inhabited by Hindu, Jain, Sikh and other non-beef eating communities or within a 5 kilometer of radius of any temple. No sale। ठीक है, देखो, अच्छा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब आप चेक करना है इसके बारे में। ठीक है, आपको पता है अभी जो है उसके टाइम पे, कुंभ मेला के टाइम पे योगी जी ने कई जगह पे जो है मीट वगैरह, लिक्विड वगैरह बंद कर दिया था। और हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि योगी ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, बीफ यहाँ से बंद कर दिया, या फिर सेंट्रल ने बीफ यहाँ से बंद कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में भारत जो है काऊ मीट जो होता है, बीफ जो भी होता है, आई डोंट नो प्रॉपर नेम उसका, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर भारत ही है। और लेकिन हम देखते क्या है, हम कुछ और रहे हैं कि भाई यहाँ भी बंद हो गया, यहाँ भी बंद हो गया, फिर भी हम सबसे टॉप लिस्ट पे कैसे हैं, सबसे टॉप पे कैसे हैं? समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, आप थोड़ा सर्च कीजिए, आपको भी पता चलेगा। आगे आते हैं। विच टाइप ऑफ द गैमेट्स आर फाउंड इन स्पैरोगेरा? स्पैरोगेरा में किस तरह के गैमेट्स मिलते हैं? आइसोगैमस एंड फ्लैगेलेट, ठीक है, हेट्रोगैमस या नॉन फ्लैग्ड, या फिर हेट्रोगैमस या फ्लैगलेटेड, या फिर आइसोगैमस या नॉन फ्लैगलेटेड। अब फ्लैगलेटेड क्या है आपको पता है? फ्लैगलम आपने पढ़ा होगा, है ना? फ्लैगलम क्या होता है? एक जैसे अमीबा होता है, अमीबा में ये
जो नकली हाथ पैर होते हैं, इसको हम सूडोपोड्स बोलते हैं। इसकी मदद से ये जो खाना जो है अंदर बाहर निकालता है। वैसे ही फ्लैगलम भी एक होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्लैगलेटेड क्या है, मतलब कि जो मूवमेंट प्रोड्यूस मूवमेंट देते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैगलेटेड, और नॉन फ्लैगलेटेड जो मूवमेंट नहीं देते हैं। आइसोगेमस और हेट्रोगेमस क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये डेफिनेशन है। देखो, आइसोगेमी का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, एक तरह के सिमिलर, ये आप आइसोगेमी का एग्जांपल देख रहे होंगे, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है, तो इनका जब फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं आइसोगेमस। तो ऐसे गैमेट जो दिखने में आइडेंटिकल हों, बिल्कुल सेम टू सेम, उसको हम आइसोगेमस बोलेंगे। हेट्रोगेमी का मतलब क्या है, जो आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग है, देखो ये अलग है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोगेमी। और उगैमी क्या है, उगैमी वो है जिसमें डिसिमिलर है, बिल्कुल ही अलग है। इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि देखो, इसमें देखो ये जो है ये फ्लैगला है, ठीक है, इसमें देखो इस दोनों में है, इसमें फ्लैगला नहीं है, इसमें फ्लैगला है, तो ये क्या है, ये इस तरह से डिसिमिलर हो गए, तो ऐसे को हम बोलते हैं उसोगैमी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो स्पैरोग्राम में क्या होते हैं, देखो स्पैरोग्रा हो गया, यूलोथरिक्स हो गया, चारा हो गया, ये सब में क्या है, इस सब में आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैगलेट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं हम हेट्रोगैमी की बात करेंगे, या फिर सरगैसम जो है, सरगैसम में जिसमें डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, ये उगैमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 है, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन विच सेक्टर। तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव हम लेके आए थे वो किस पे फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस पे, एग्रीकल्चर पे, इंपोर्ट पे। तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे थे भारत को, दैट इज़ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं, ये मेड इन इंडिया के लोगो है, आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या क्या है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव अंडर इनकम टैक्स एक्ट, डिडक्शन इन वेजेस, सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव्स, एरिया बेस्ड इंसेंटिव या ए स्टेट इंसेंटिव। ये कुछ बेनिफिट्स हैं मेक इन इंडिया स्कीम के तहत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोका धम्मा। जो अशोका के धम्मा है उनका फीचर कौन सा नहीं है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अहिंसा, सेलिब्रेसी या सेलुलरिज्म, सेकुलरिज्म। ठीक है, थोड़ा मैं, आपको पता है ना, जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा। अच्छा, अशोक के बारे में हम और क्या जानते हैं, अशोक के बारे में हमें अशोक का नाम सुनते ही सबसे पहले कलिंग वॉर याद आनी चाहिए, जो उन्होंने लड़ी थी। कब लड़ी थी, 261 BC में। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जो अशोका के एडिक्ट्स हैं उनमें हर जगह अशोक का नाम जो है देवनामी प्रियदर्शी के नाम पर दे रखा है। ठीक है, और अशोका के जेम्स प्रिंसेप थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को डिसाइफर किया था। ठीक है, ये चीज़। और 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो एडिक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं, गुर्जर जो MP में है, ठीक है, और मस्की, निट्टोर और उदय गोलन, ये तीनों आपके कर्नाटका में। और इन चारों पे अशोक का नाम जो है अशोक ही मेंशन्ड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अशोक के बारे में क्या बताना चाहिए कि अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी, है ना, 250 BC में, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़। अब बता दो, क्या बता दो भाई, कि कौन सा फीचर नहीं है। तो अब सेलिब्रेसी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, सब एकजुट होना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सेकुलरिज्म, पता ही है, सब रिलीजन को एक बराबर अधिकार मिलना। सेलिब्रेसी का मतलब क्या है, सेलिब्रेसी का मतलब है ब्रह्मचर्या, अविवाहित जीवन। तो अशोका के धम्मा में ये चीज़ का जिक्र नहीं है कि भैया शादी मत करो,
ब्रह्मचर्य अपना लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अशोका की धम्मा जो है आपको याद रखने हैं, में रॉक एडिक्ट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? तो पहला जो है, पहले में आप रॉक एडिक्ट्स में एनिमल स्लॉटर की बात की गई है कि इसको नहीं करना है। ठीक है, फिफ्थ वाले में धम्म महामात्या, आपको पता है अशोका ने बैरी घोष नीति को हटा करके धम्म घोष नीति लेके आया था। ठीक है, जो फोर्थ में मेंशन है, और उसके लिए कि हर बंदा ये चीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया था जिसको हम धम्म महामात्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपको 13 जिसमें कलिंग वॉर के बारे में दे रखा है, वो आपको पिलर इंस्क्रिप्शन जो है रॉक एडिक्ट्स जो है वो पता होना चाहिए। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी ही चाहिए कि दो। पहली बात तो क्या है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, ये आपको बताना चाहिए। मैं अभी लास्ट में बता रहा हूँ एकदम से। ठीक है, पर आपको बताना चाहिए उसमें से 4 ये जो हैं इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं, बार बार आए हैं, तो ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको, और ये बताया कि बैरी घोष की जो पॉलिसी है वो हटा करके धम्म घोष की नीति लेके आया था। कलिंग वॉर के बाद अशोका को इतना बड़ा सदमा लगा था कि उसने बोला था कि अब हम जो है लोगों के दिल जीतेंगे। पर आपको पता है यार, जब इतना खून खराबा कर दिया है, उसके बाद तुम बोलोगे भैया अब हम गांधी जी बन जाता, तो कैसे पॉसिबल है। फिर भी इसने बहुत कोशिश करी। ठीक है, और इसने अपनी बेटा बेटी दोनों को बुद्धिज़्म फैलाने के लिए श्रीलंका, जो कि सीलन उस टाइम पे सीलन के नाम से जाना जाता था, वहाँ भेजा था। ठीक है, बस बाकी हम और देख लेंगे, जब अशोका के बारे में हम देखेंगे तो हम ऑलरेडी डीप में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस कर लेंगे। आगे आते हैं। एन रंगास्वामी स्वॉन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी इन 2021, मई 2021। वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? या सिंपल सी बात है, कौन सी पार्टी का गठन उन्होंने किया था? नाम तमिलर काची, या ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, या अम्मा मक्कल मुनेत्रा कजगाम, या विदुथलाई चिरुथेंगल थेगल काची। तो ये इन्होंने गठन किया था ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस का। कब गठन किया था? 2011 में, जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे पुडुचेरी के। ठीक है, ये फोटो है, ये हमारे एन रंगास्वामी हैं, देख लीजिए आप। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फ्रॉम 2001 से 8 या 11 से 16। ठीक है, चीफ है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC पार्टी के, इन्होंने इनको फाउंड किया था और यही गठन भी किया था। और इन्होंने कंटेस्टेड फ्रॉम ततंग चवादी एंड यनम कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ठीक है, और पुडुचेरी इलेक्शन आप पता ही है, आपको बता ही दिया मैंने। तो ये फोटो देख लीजिए आप, और ये इनका सिंबल है, मग बना हुआ, ये सिंबल है, पार्टी सिंबल है। ठीक है, आगे आते हैं। फोटो देखो, फोटो लगाने का मेरा यही सिद्धांत है, यही मतलब है, ताकि आप जो है, देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या है, सिर्फ करंट अफेयर है, कुछ क्वेश्चंस में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो SSC ने कभी पूछा ही नहीं है ना। सिंपल सिंगल लाइन स्टेटमेंट, वन वर्ड स्टेटमेंट है, तो उसके लिए मैंने फोटो इसलिए लगा रखी है ताकि आपको याद रहे। अगर आपको गलती से दोबारा पूछ लेती है SSC, तो आपको एटलीस्ट फोटो के जरिए ये तो याद रहे कि हाँ भैया यहाँ ये चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की थी। ठीक है, इसलिए मेरा ये फोटो लगाने का आइडिया है। आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग मोशन एंड देयर एग्जाम्पल। मोशन देखना है और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ, बिल्कुल सही बात है। पीरियोडिक मोशन, हैंड्स ऑफ क्लॉक। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि भैया हर सेम इंटरवल पे वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब इतना चला, अगली बार भी इतना ही चला, अगली बार भी इतना ही चला, वो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सेम, आपको पता है हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो हर इंटरवल के बाद सेम मूव करती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये पीरियोडिक मोशन है। ऑक्सीलेटरी मोशन, अर्थ मूविंग अराउंड सन, ये गलत है। क्यों? ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? जो पेंडुलम, आपने देखा पेंडुलम को मूव करते हुए, ये मान लो पेंडुलम है, तो ये ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे आएगी, फिर वापस ऐसे जाएगी, ये है पेंडुलम, ये है ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या अर्थ जो है सन के अराउंड ऐसे मूव करता है? नहीं भैया, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉलो करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रोटेटरी मोशन बिल्कुल सही है कि एक सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, इनकरेक्ट जो हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
रेक्टिलिनियर मोशन भी होते हैं, देखो रेक्टिलिनियर ऐसी कुछ ना, अब मुझे स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ क्या यार, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मूव करना, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट। आयरन और वाटर जब अगर रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस होगी। अब देखो, ये कथन जो है आधा सही है आधा गलत है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो आयरन है ना भाई मेरे, ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ हमेशा रिएक्ट करता है। तो आधा सही हुआ आधा गलत हुआ। अगर इसका रिएक्शन हुआ तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा, Fe का रिएक्शन जो है वाटर के साथ, तो ये बनाएगा पहली बात फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड सॉरी, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन को। इसको अगर हम वो करें बराबर करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो ये आपको बन गया, ये क्या है, ये है आयरन ऑक्साइड। अगर और आपको आसान भाषा में बताऊँ तो ये रस्ट है भैया, जंग, जंग है ये, जंग। अच्छा, जंग वाले को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। वो थोड़ा वो उसके बारे में देख लेते हैं ना, बार बार तो देखने वाले हैं नहीं। कोरोजन जो है बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। 3 तरह के आपको कोरोजन देखने को मिलेंगे, एक तो आयरन में, एक कॉपर में, और एक सिल्वर में। आयरन में आपको अभी देखा आपने कि आयरन ऑक्साइड बन जाती है, और ये आयरन ऑक्साइड जो है रेड कलर की होती है। किस कलर की, रेड कलर की होती है। कॉपर की बात करें तो कॉपर कोरोजन ऑक्सीडेशन होके ये बनेगा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, और किस कलर का, ग्रीन कलर का। ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, कॉपर में अगर हम मॉइस्ट CO2 से रिएक्ट करवाएं तो ये कॉपर कार्बोनेट बनेगा, फिर बाद में आप इसको वो कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। सिल्वर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये सिल्वर सल्फाइड बनेगा, सिल्वर सल्फाइड, और ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाएगी। ठीक है, रिएक्शन अगर देखा जाए तो Ag का अगर रिएक्शन एयर में कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एयर में सल्फर होता है, तो ये सल्फर से रिएक्ट करता है बेसिकली, और ये बनाता है Ag2 सिल्वर सल्फाइड। तो ये कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। और कोरोजन कैसे प्रिवेंट करते हैं, गैल्वेनाइजेशन वगैरह जो है हम ऑलरेडी देखे हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो आप एक बार अगर पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन जो है समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा इससे। अगर कोई पॉइंट मैंने किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो मिस कर दिया है तो आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन के आगे वो फैक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको ऐड करनी हो जो SSC ने पूछी हो वो भी आप मुझे मेंशन करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।